फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास और इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस देखेंगे। चैनल पे आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम किडी प्रयास एकेडमी है और पर डे हम लोग इसी तरीके से 30 क्वेश्चन करके, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है तो अब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये ऐसे आपको ये बुकलेट मिलेगी जिसमें आप लोगों को फिल करना होगा ये सारी चीज़ें। तो पार्ट 1 सबसे पहले आपको सीडीपी ही मिलेगा और सीडीपी का पहला क्वेश्चन जो है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, इसका पहला क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। तो एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, ठीक है। यह देखकर उसके पिता ने कह दिया, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जाके। मेरे साथ साथ आप भी देखते रहिए कि क्या आपका सही हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप प्रैक्टिस अगर करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे चाहे कहीं से भी करिए, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स ये दिलाएंगे। आपने जितनी थियरी पढ़नी थी पढ़ ली। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि लड़के और लड़कियों के यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग अगर प्रगतिशील कक्षा की बात किया जाए तो वहाँ पे यही किया जाता है कि जैसे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम बदल सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसे अटल होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। विद्यार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रगतिशील कक्षा जैसी होती है बच्चों के लिए होती है, उसमें बच्चों को एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब बच्चा ही सब कुछ है, ऐसा है। तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप भी आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे से क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करता है? ठीक है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी? अनुत्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो आप भी अपने आंसर कमेंट में दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। और थियरी भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बिना थियरी के भी पेपर ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, देखिए अध्यापिका क्या कर रही है, क्यों, कैसे, तो वो एक पाठ यानी आधारभूत संरचना का काम कर रही है, ठीक है। अधिगम के लिए पाठ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो सोशलाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे सोशलाइजेशन प्रोसेस आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। विद्यालय का सामाजिकरण एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है, समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं।
तो आपको सीधे सीधे अगर आपने सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण पढ़ा है तो बहुत सही आंसर आपको पहले ही दिख चुका है। समकक्षी समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। देखिए होता क्या है, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा आपने थियरी एक बार भी अगर पढ़ी है तो आपका समय बचत होता है। आप टॉपिक को ज़रूर पढ़ा करिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है विद्यालय समाज का एक द्वितीय कारक होता है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है यानी प्राथमिक कारक है। समाजीकरण के दो कारक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। तो उस प्राथमिक में परिवार आता है। तो अगर आपको ये आपने थियरी पढ़ी हुई है तो आप देखते ही आगे के ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आपका समय बच जाता। इस तरीके से सीडीपी को ऐसे तैयार करिए क्योंकि ये हर जगह काम आएगी आपके। 15 नंबर सीडीपी पे हर जगह है, हर सब्जेक्ट में है मतलब। तो आप अगर टीचर अभी तक टीचिंग नहीं किए हैं और टीचिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, अगर टीचिंग करते हैं, टीचर हैं, तब तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि आप डेली बच्चों की फीलिंग कुछ समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट बीएड किया है, आपने थियरी वहाँ पे अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है तो अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या होता है, विद्यालय, और परिवार जो है वो प्राथमिक कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 5 का 3, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत और अमूर्त संक्रियात्मक, इसका हम इंग्लिश थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कन्वेंशनल, तो यहाँ पे आपका 6 का आंसर नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 कन्वेंशनल जो है स्टेज है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथागत, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम केवल हिंदी वाले पार्ट को ले रहे हैं तो इंग्लिश वाला पार्ट मैं छोड़ रही हूँ। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक प्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों पर गुणारोपण, अभिक्रिया, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1, 7 का 1 सांस्कृतिक उपकरणों पर के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विज्ञान के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या मनोबंध। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं संज्ञानात्मक संरचनाओं को। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो विचार सोच में केंद्रीकरण जो है ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा।
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है? तो ऑप्शन नंबर 4, विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक। तो ये आपको क्रम बताना है कि किस क्रम में जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में डेवलपमेंट यानी विकास होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो संवेदी अंगों के द्वारा सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आता है मूर्त, फिर आता है अमूर्त। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो हमेशा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हेल्पफुल यानी महत्वपूर्ण माना गया है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 12 का 4। एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए। समावेशी कक्षा है तो प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। समावेशी कक्षा क्या होती है? मतलब हर किसी को, सबको एक समान, सभी बच्चे एक समान हैं और सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए उसमें। ठीक है, कोई भी भेदभाव उसमें नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर 4। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? यहाँ पे उपयुक्त बोला गया है तो मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो आप जानते हैं कि दिव्यांग बोला जाता है, आप बुक में भी अगर देखेंगे तो आपको दिव्यांग ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त पूछा है, अनुपयुक्त नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक सेकेंड। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचनाएं हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। अधिगम कठिनाई को जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी इस्तेमाल किए जाएंगे, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस बच्चे का निदानात्मक और उपचारात्मक आपने पढ़ाई होगा, तो अगर कठिनाई है तो उसके हिसाब से योजना बनानी पड़ेगी। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सृजनात्मक की पहचान का मुख्य
लक्षण क्या है, मतलब सृजनात्मकता। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। तो सृजनात्मकता जो होती है उसमें क्या होता है, ऑप्शन का अपसारी चिंतन होता है, मतलब क्रिएटिव माइंड होता है एक तरीके से। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जो हैं निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। कितने ही तो आपको नेगेटिव देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो उनको हटा दीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना इजी हो जाता है जब आप नेगेटिव चीज़ों को पहले ही हटा दीजिए। बच्चे के समय की पे अगर क्वेश्चन पूछा है तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वही आपका आंसर होता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विद्यार्थियों में डर की भावना नहीं करनी है, अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर इससे समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। ठीक है, 18 का 3। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। बच्चे को दंड देकर बिल्कुल नहीं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो यंत्रवत जहाँ भी आता है वो तो ऑप्शन ही गलत होता है, दंड देना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शर्मिंदगी का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। तो 20 का ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, शर्मिंदगी का। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोक न करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये आपका सही है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलापों में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है त्रुटियों की समझ, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ठीक है, हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था अभी, इसके पहले का क्वेश्चन आई थिंक देखा नहीं है, इसको देख लेते हैं पहले।
बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 25 का आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। ऑप्शन नंबर आपका 26 का पहला जो ऑप्शन है योग्यता सुधार्य है, यानी एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, ये जो है ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 यानी अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य के दौरान साना स्वयं से बात करे कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वयं नियमन, स्वनियमन, आत्मकेंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है यहाँ पे स्वनियमन जो है वो सही हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।